नमस्कार। मैं हूँ कुमुद चतुर्वेदी और यह है फलक कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, जिसमें हम लिखते हैं कुछ अपनी और कुछ जग की। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी स्वरचित रचना, जिसका शीर्षक है नैनों की आस। लीजिए सुनिए। अचानक किसी आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 2 बजे थे। मैंने आहट पर कान लगाया तो लगा जैसे कोई धीरे धीरे गाता जा रहा है और रो भी रहा है। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। 3-4 कमरों के बाद सबसे आखिरी कमरे में पहुंचकर मैंने ध्यान से सुना तो गाने के साथ कोई रोता भी जा रहा था। मैं दरवाजे से कान लगाकर सुना तो पुरानी फिल्म खानदान का गाना मेरे कान में सुना। को तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। ये सुनाई पड़ा, जो कि बड़ी भाभी गा रही थीं और रोती भी जा रही थीं। पहले तो मेरे हाथ दरवाजे की कुंडी तक बढ़े और मैं खटखटाने ही जा रही थी कि कुछ सोचकर रुक गई और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गई। पर अब नींद कोसों दूर थी। अतीत चलचित्र की भांति आंखों के आगे घूम रहा था। मेरी भाभी करीब 20 साल पहले इस घर में ब्याह कर आई थीं। हम चारों भाई बहनों में भैया सबसे बड़े थे और उनकी शादी पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। उस वक्त लड़का लड़की एक दूसरे तो देख सकते थे और ना ही मिलते थे। शादी परिवार वाले ही तय करते थे, लड़के की नौकरी कैसे भी हो, पर परिवार की साख होना बहुत ज़रूरी थी। मकान और ज़मीन परिवार में जितनी बड़ी होती थी, उतनी ही बड़ा परिवार की साख मानी जाती थी। हमारा भी परिवार ऐसा ही था। उस पर भैया की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। बीएससी करते ही भैया बीएचईएल में सर्विस में लग गए थे। पोस्टिंग भी हरिद्वार में हो गई थी। साथ ही हमारे भैया उस वक्त बहुत स्मार्ट लगते थे। माँ और बाबूजी तथा हम तीनों भाई बहन बहुत खुश थे, यह सोचकर कि अब तो हम सब हरिद्वार घूमेंगे। माँ बाबूजी भी इसलिए खुश थे कि चलो गंगा स्नान करने का पुण्य मिलेगा। बाबूजी भी अब सरकारी सर्विस से रिटायर हो चुके थे और पेंशन व भैया की सैलरी से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परिवार के ही बुजुर्ग ताऊ जी ने भैया का रिश्ता तय कराया था और उनकी बात काटने की घर में किसी की भी हिम्मत नहीं थी। खैर, भैया की शादी हो गई और भाभी घर आ गई। भाभी साधारण शक्ल सूरत की घरेलू स्त्री थी, पढ़ी लिखी भी कम थी, बस हस्ताक्षर करना जानती थीं, पर गृह कार्य में पूर्ण निपुण थीं। हम सब भाई बहन उनको घेर कर कभी कहानी सुनते तो कभी गप्पे लड़ाते थे। भाभी भी बड़ी खुशी से हम सब के साथ बड़े मौज कर से कहानियाँ सुनाती थीं। पर भैया लगता था कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे। शायद उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी और स्मार्ट हो। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। शुरू में तो भैया और भाभी लगा कि सब ठीक ठाक चल रहा है, पर धीरे धीरे भैया भाभी की तरफ से उदासीन होते गए। इधर शादी को भी 2 साल हो चुके थे, पर भाभी के अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। माँ ने बहुत जगह दिखाया, इलाज भी कराया, पर सब व्यर्थ। भाभी भी अब पहले जैसी नहीं रही थीं।
उनका स्वभाव धीरे धीरे कठोर होता गया। बात बात पर झगड़ा करना और रूठकर कमरे में लेटकर कमरा बंद कर लेना, ये रोज का ही शगल बन गया था। भैया का भी तबादला अब काफ़ी दूर हो गया था। बाबूजी ने भैया से भाभी को साथ ले जाने के लिए बहुत जोर दिया, पर उन्होंने भाभी को ले जाने के बारे में एक साफ मना कर दिया और अकेले ही चले गए। अब तो हर महीने भैया का बस मनी ऑर्डर आ जाता था और उसी की रसीद पर 2 शब्द बस कुशलता के लिखे हुए आ जाते थे। आखिर हार कर बाबूजी ही भाभी को साथ लेकर भैया के पास छोड़ने चले। भाभी ने बड़े जतन से अपना सामान बांधा और खुश होकर भाभी के साथ बाबूजी के साथ भाभी चल दी। पर चौथे दिन ही यह क्या, भाभी भी वापस आ गई बाबूजी के साथ। हम लोगों की समझ में तो कुछ आया ही नहीं। बाबूजी ने या भाभी ने हम लोगों से, बच्चों से तो कुछ नहीं कहा। भाभी तो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, पर बाबूजी माँ से पता नहीं कमरे में चुपचाप जाने क्या खुसुर पुसुर करते रहे। जाने क्या क्या बातें हुई, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। हम लोगों की उम्र भी उस समय इतनी नहीं थी जो कि समझ पाते कि क्या हुआ। धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस की बातचीत से और इतना अंदाज़ा तो हम लोगों ने लगा लिया कि भैया ने भाभी को साथ रखने से साफ मना कर दिया। पर असलियत हम बच्चों को बहुत बाद में समझ में आई। भैया ने तबादले पर जाने से पहले तलाक के पेपर पर भाभी से दस्तखत करा लिए थे। भाभी अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी जो पेपर को पढ़कर जान पाती कि फॉर्म में क्या लिखा है। वे बस अपना नाम लिखना जानती थी। पेपर भी इंग्लिश में टाइप थे। भैया ने भाभी से कहा कि वे पेपर बैंक के हैं और वे भाभी के लिए अलग एक अकाउंट खोल रहे हैं जिसमें हर महीने रुपए जमा कर दिया करेंगे। भाभी ने भी खुशी से अपना नाम पेपर पर लिख दिया था। भैया ने भाभी से यह भी कहा कि वे यह बात घर में किसी को ना बताएं, क्योंकि बाबूजी मना कर देंगे, कहेंगे कि अभी भाई बहनों की पढ़ाई और शादी वगैरह का खर्चा आ रहा है, तो अकाउंट क्यों खोल रहे हो। भाभी भी लालच में आ गई थी, पर वे सपने में भी यह नहीं सोच सकती थी कि यह किस फॉर्म पर दस्तखत कर रही हैं। भैया ने वहाँ जाकर तलाक ले लिया और स्वतंत्र हो गए। घर में किसी को भी कुछ मालूम न होने से सब कुछ वैसा ही चलता रहा। पोल तो तब खुली जब बाबूजी भाभी को लेकर उनके पास गए। भैया ने बाबूजी से स्पष्ट कह दिया कि वहाँ अपने ही ऑफिस की एक सहकर्मी से वे शादी कर रहे हैं और उनको भाभी से तलाक लिए हुए 6 महीने हो चुके हैं। बाबूजी को भी धमकी दी कि यदि उनकी शादी में कोई अड़चन डाली तो वे हर महीने के खर्च के पैसे भेजने भी बंद कर देंगे और घर से भी सारे संबंध खत्म कर लेंगे। बाबूजी बेचारे चुप रह गए कि यदि भैया ने ऐसा कर दिया तो उनकी तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बंद हो जाएगी। फिर घर पालना और बच्चों की शादी वगैरह का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से भाभी को भी ज़िंदगी भर अपने पास रखना ही है। यही सब सोचकर बेचारे बाबूजी चुपचाप भाभी को वापस लौटा लाए थे। भाभी भी यही सोचकर कि अब हमारी यही नियति है, चुपचाप हो गई थी और सास ससुर के साथ मुझे ज़िंदगी भर नहीं रहना है, यह सोच अब शांत हो गई थी। वह घर के कामकाज करके अपने कमरे में ही बंद हो जाती थीं। बस कभी कभी उन एकांत में उनके कमरे से रात को गाने और रोने की आवाज़ आती थी। उस समय उनके कमरे में जाने की हम में से किसी को भी हिम्मत नहीं होती थी।
क्योंकि बाबूजी ने भी मना कर रखा था कि रात को उनके कमरे में कोई न जाए। बाबूजी का कहना था कि भाभी के मन का गुबार और गुस्सा ऐसे ही धीरे धीरे शांत होगा, नहीं तो किसी दिन गुस्से में वे कोई अनहोनी न कर लें। एक दिन भाभी को बहुत तेज बुखार आया। अब तो उनकी देखभाल के लिए किसी न किसी को उनके कमरे में रहना ही था। दवा वगैरह देने के लिए हम दोनों बहनों की ड्यूटी रात को बारी बारी से लगाई गई। एक दिन रात को करीब 10 बजे छोटी बहन दौड़ी दौड़ी आई, मुझसे बोली, दीदी आप आकर भाभी के पास आ जाओ, आप भी बैठ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, भाभी की आंखें नहीं झपक रही हैं। मैं उसके साथ भाभी के कमरे में गई तो देखा कि भैया का फ़ोटो हाथ में लिए भाभी एकटक दरवाजे की ओर ही देख रही थी। मैं दौड़कर उनके पास पहुंची, तभी उनको एक जोर की हिचकी आई और फ़ोटो सहित उनका हाथ नीचे गिर गया। भाभी की आंखें अभी भी खुली हुई थी और एकटक दरवाजे की ओर ही देख रही थीं। ऐसा लगता था मानो भैया की ही राह ताक रही हूँ। नमस्कार। ये कहानी बस इतनी ही। यह है फलक कहानियों का चैनल, अद्भुत चैनल किस्सा संसार।